नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी कोयले की लकीर। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी कोयले की लकीर। विनी की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। एमए का रिजल्ट निकल आया था। 80% मार्क्स आए थे। अपनी मम्मी सुगंधा के लिए उसने उनकी पसंद की मिठाई खरीदी और घर की तरफ उत्साह से कदम बढ़ा दिए। सुगंधा अपनी बेटी की सफलता से अभिभूत हो गई। खुशी से आंखें झिलमिला गईं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गईं। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। घर में दो ही तो लोग थे। विन्नी के पिता आलोक का देहांत हो गया था। सुगंधा सीधी सरल हाउसवाइफ थी। पति की पेंशन और दुकानों के किराए से घर का खर्च चल जाता था। शाम को वे कुछ ट्यूशन भी पढ़ाती थी। विनी ने ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में एमए किया था। आलोक को आर्ट्स में विशेष रुचि थी। विनी की ड्राइंग में रुचि देखकर उन्होंने उसे भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया था। विनी शाम को कुछ बच्चों को ड्राइंग सिखाया करती थी। पेंटिंग के सामान का खर्च वह इन्हीं ट्यूशन से निकाल लेती थी। सुगंधा ने बेटी को गर्व भरी नजरों से देखते हुए उससे पूछा, अब आगे क्या इरादा है? फिर विनी के जवाब देने से पहले ही उसे छेड़ने लगी। लड़का ढूंढा जाए? विनी ने आंखें तरेली। नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। क्या सोचा है? पीएचडी करनी है। सोच रही हूँ आज ही शेखर सर से मिलाती हूँ। उन्हें ही अपना गाइड बनाना चाहती हूँ। माँ आपको पता है, उनमें मुझे पापा की छवि दिखती है। बस वे मुझे अपने अंडर में काम करने दें। मैं तुम्हारे भविष्य में कोई बाधा नहीं बनूंगी। खूब पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। विन्नी अपनी माँ की बाहों में छोटी बच्ची की तरह समा गई। सुगंधा ने भी उसे खूब प्यार किया। सुगंधा को अपनी मेहनती मेधावी बेटी पर नाज था। रुड़की के आरपी कॉलेज में एमए करने के बाद वह अपने प्रोफेसर शेखर के अधीन ही पीएचडी करना चाहती थी। शेखर का बेटा रजत विन्नी का बहुत अच्छा दोस्त था। बचपन से दोनों साथ पढ़े थे, पर रजत को आर्ट्स में रुचि नहीं थी। वह इंजीनियरिंग कर अब जॉब की तलाश में था। दोनों हर सुख दुख बांटते थे। एक दूसरे के घर भी आना जाना लगा रहता था। इन दोनों की दोस्ती के कारण दोनों परिवारों में भी कभी कभी मुलाकात होती रहती थी। विनी ने रजत को फोन कर अपना रिजल्ट और आगे की इच्छा बताई। रजत बहुत खुश हुआ। अरे, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। पापा बिल्कुल सही गाइड रहेंगे। किसी अनजान प्रोफेसर के साथ काम करने से अच्छा यही रहेगा कि तुम पापा के अंडर में ही काम करो। आज ही आ जाओ घर पर, पापा से बात कर लो। शाम को ही विनी मिठाई लेकर रजत के घर गई। शेखर के पास कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। विनी का बचपन से ही घर में आना जाना था। वह निसंकोच अंदर चली गई। शेखर की पत्नी राधा विनी पर खूब स्नेह लुटाती थी। रजत और राधा के साथ बैठकर विनी गप्पे मारने लगी। थोड़ी देर में शेखर भी उनके साथ शामिल हो गए। दोनों ने उसकी सफलता पर शुभाशीष दिए। उसकी पीएचडी की इच्छा जानकर शेखर ने कहा, ठीक है, अभी कुछ दिन लाइब्रेरी में सभी बुक्स देखो। किस किस टॉपिक पर काम हो चुका है, किस टॉपिक पर रिसर्च होनी चाहिए, पहले वे डिसाइड करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। अभी कॉलेज की लाइब्रेरी में काफी नई बुक्स आई हैं, उन पर एक नजर डाल लो, देखो क्या आइडिया आता है तुम्हें। विनी उत्साहपूर्वक बोली, सर कल से ही लाइब्रेरी जाऊंगी। शेखर कॉलेज में विनी का पीरियड लेते थे। विनी उन्हें सर कहने लगी थी। रजत ने हमेशा की तरह टोका, अरे घर में तो पापा को सर मत कहो, विनी अंकल कहो। विनी हंस पड़ी, नहीं सर ही ठीक है। कहीं अंकल कहने की आदत हो गई और क्लास में मुंह से अंकल निकल गया तो क्या होगा, यह सोचो। सब विनी की इस बात पर हंस पड़े। विनी ने जाते जाते शेखर के रूम पर नजर डाली। शेखर की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती रहती थी। वह शेखर का बहुत सम्मान करती थी। हर पेंटिंग में स्त्री के अलग अलग भाव मुखर हो उठे थे। कहीं शक्ति बनी स्त्री, कहीं मातृत्व में डूबी स्त्री आकृति, कहीं प्रेयसी का रूप धरे मनोहारी आकृति, कहीं आराध्य का रूप लिए ओजपूर्ण स्त्री आकृति। शेखर के काम की मन ही मन सराहना करती हुई विनी घर लौट आई और सुगंधा को शेखर की सलाह बताई। अगले दिन से ही विनी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बिजी रहने लगी। 15 दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक विषय सूझा। वह उत्साहित से शेखर के घर की तरफ बढ़ गई। उसे पता था रजत अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था। राधा तो अक्सर घर में ही रहती थी, पर शाम को जिस समय विनी शेखर के घर पहुंची, राधा किसी काम से कहीं गई हुई थी। शेखर घर में अकेले थे। विनी ने उन्हें विश किया, उनके हालचाल पूछे और फिर पूछा, आंटी नहीं है? उन्होंने कहा, अभी आ जाएंगी, आज बाकी स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। नहीं, आजकल उन्हें कुछ काम दिया हुआ है, पूरा करके आएंगे। सर मैंने लाइब्रेरी में काफी कुछ देखा। भारतीय गुफाओं में भित्ति चित्रण, इस पर कुछ काम कर सकते हैं? हाँ, शाबाश, कुछ विषय और देख लो, फिर फाइनल करेंगे। शेखर आज उसके सामने बैठकर जिस तरह उसे देख रहे थे, विनी कुछ असहज सी हुई।
वह जाने के लिए उठती हुई बोली, ठीक है सर, मैं अभी और पढ़कर आऊंगी। सच है, गृहस्थ हो या सन्यासी, सभी पुरुषों के अंदर एक आदिम पाशविक वृत्ति छिपी रहती है। किस रूप में, किस उम्र में वह पशु जागकर अपना विभत्स रूप दिखाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। रुको जरा विनी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, कुछ सिर दर्द है। विनी धर्म संकट में फंस गई। उसका दिमाग कह रहा था फौरन चली जा, पर पिता किसी छवि वाले गुरुजी की बात टालने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर अपने दिल को ही समझा लिया, नहीं, उसका वहम ही होगा, आजकल माहौल ही ऐसा है ना, डर लगा ही रहता है। जी सर, कहती हुई वह किचन की तरफ बढ़ गई। उसे अपने पीछे दरवाजा बंद करने की आहट मिली तो वह चौंक गई। शेखर उसकी तरफ आ रहे थे। चेहरे पर ना पिता की सी छवि दिखी, ना गुरु के से भाव। विनी को उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान दिखी। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी खतरे में है। शेखर एकदम उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके कंधों पर हाथ रखा तो विनी पीछे हटने लगी। नारी हर उम्र में पुरुष के अनुचित स्पर्श को भांप लेती है। शेखर बोले, घबराओ मत, यह तो अब चलता ही रहेगा। थोड़े और करीब आ जाएं हम दोनों तो रिसर्च करने में तुम्हें आसानी होगी। तुम्हारी हर मदद करूंगा मैं। नागिन सी फुफकार उठी विनी, शर्म नहीं आती आपको? आपकी बेटी जैसी हूं मैं। आप में हमेशा पिता की छवि दिखी है मुझे। मैंने तो तुम्हें कभी बेटी नहीं समझा। तुम अपने मन में मेरे बारे में क्या सोचती हो उससे मुझे जरा भी मतलब नहीं है। आओ मेरे साथ। विनी ने पीछे हटते हुए कहा, मैं आंटी, रजत सबको बताऊंगी। आपकी यह गिरी हुई हरकत छिपी नहीं रहेगी। बाद में बताती रहना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर बलिष्ठ शेखर उसे बेडरूम तक ले गए। विनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में उन्हें काफी धक्के दिए। उनका हाथ दांतों से काट भी लिया, पर उनके सर पर ऐसा शैतान सवार था कि विनी के रोके न रुका और दुर्घटना घट गई। सालों का आदर, विश्वास सब रेत की तरह ढहता चला गया। विनी ने रो रो कर, चीख चीख कर शोर मचाया तो शेखर ने कहा, चुपचाप चली जाओ यहाँ से और जो हुआ उसे भूल जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। किसी को बताओगी भी तो जानती हो ना, कितने सवालों के घेरे में फंस जाओगी। परिवार, समाज में मेरी इमेज का तो अंदाजा है ही तुम्हें। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, विनी चिल्लाई। आने दो आंटी को, उन्हें और रजत को आपकी करतूत बताए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। शेखर को अब हैरानी हुई। बेवकूफ़ी मत करो, बदनाम हो जाओगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। समाज रोज तुम पर ही नए नए ढंग से कीचड़ उछालेगा। पुरुष का कुछ बिगड़ा है कभी? विनी नफरत भरे स्वर में गुर्राई, आपने मेरा रेप किया है, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शेखर ने तो सोचा था विनी रोध होकर चुपचाप चली जाएगी, पर वह तो अभी वैसी की वैसी ही बैठी हुई थी, उन्हें गालियां दिए जा रही थी, हिली भी नहीं थी। इस स्थिति की तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। डोरबेल बजी तो उनके पसीने छूट गए। बोले, भागो यहाँ से जल्दी, मैं कहीं नहीं जा रही। डोरबेल दोबारा बजी तो शेखर के हाथ पैर फूल गए। दरवाजा खोला तो राधा थी। शेखर का उड़ा चेहरा देख चौंकी। क्या हुआ? शेखर इतना ही बोले, सॉरी राधा। क्या हुआ शेखर? तभी बेडरूम से आंटी कहकर विनी के तेजी से रोने की आवाज आई। राधा भागी। बेड पर अर्धनग्न, बेहाल, रोने से फैले काजल की गालों पर सब कुछ स्पष्ट करती रेखा, बिखरे बाल, करहाती रोती विनी राधा की बाहों में निढाल हो गई। राधा जैसे पत्थर की बुत बन गई। विनी की हालत देखकर सब कुछ समझ गई। फूट फूट कर रो पड़ी। शेखर को धिक्कार उठी। यह क्या किया? हमारी बच्ची जैसी है यह कुकर्म क्यों कर दिया? नफरत हो रही है तुमसे। राधा का रौद्र रूप देख शेखर सकपकाए। राधा ने उनकी तरफ थूक दिया। तनमन में ऐसी आग लगी थी कि विनी को एक तरफ कर पास के कमरे में अगले हफ्ते होने वाली प्रदर्शनी के लिए रखी शेखर की तैयार 10-15 पेंटिंग्स पर वहीं रखे काले रंग से स्त्री के महान रूपों की तस्वीरों में कालिक भरती चली गई। विनी को फिर अपने से चिपटा लिया। शेखर चुपचाप वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गए थे। दोनों रोती रहीं। राधा और सुगंधा के अच्छे संबंध थे। राधा ने सुगंधा को फोन किया और आने के लिए कहा। घर थोड़ी ही दूर था। सुगंधा और रजत लगभग साथ साथ ही घर में घुसे। सारी स्थिति समझकर सुगंधा तो विनी को, अपनी मृग छौने सी प्यारी बेटी को गले से लगाकर बिलक उठी। रजत ने उन्हें संभाला। रजत ने रोते हुए विनी के आगे हाथ जोड़ दिए। बहुत शर्मिंदा हूँ विनी, अब इस आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। राधा भी दृढ़ स्वर में बोल उठी। और मेरा भी कोई संबंध नहीं रजत, मैं इस आदमी के साथ अब नहीं रहूंगी। रजत विनी की हालत देखकर फूट फूट कर रो रहा था। बचपन की प्यारी सी दोस्त का यह हाल, वह भी उसके पिता ने। घिन आ रही थी उसे। सुगंधा का विलाप भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। राधा कभी सुगंधा से माफी मांगती, कभी विनी से। शेखर को छोड़कर सब गहरे दुख में डूब रहे थे। वे सोच रहे थे सब रोध होकर अभी शांत हो जाएंगे। राधा कह रही थी, काश मैं विधवा होती, ऐसे पशुपति का साथ तो ना होता।
अपरिचितों से तो ये परिचित अधिक खतरनाक होते हैं। ये कुछ भी करें, इन्हें पता है कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर ऐसा नहीं होगा। विनी के मुंह से जैसे ही निकला, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, राधा ने तुरंत कहा। तुम्हारा क्यों बर्बाद होगा बेटी? तुमने क्या किया है? तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। अपने दिल पर यह बोझ मत रखना। इस दुष्कर्म को याद ही नहीं रखना। दुखी नहीं रहना है तुम्हें। पाप कोई और करे, दुखी कोई और हो, यह कहाँ का न्याय है? राधा के शब्दों से जैसे सुगंधा भी होश में आई। यह समय उसके रोने का कहाँ था? यह तो बेटी को मानसिक संबल देने की घड़ी थी। अपने आंसू पोंछती हुई बोली, नहीं विनी, इस घृणित इंसान का दिया घाव जल्दी नहीं भरेगा। जानती हूँ, पर भरेगा जरूर, यह भी भरोसा रखो। समझ लेना बेटा, सड़क पर चलते हुए किसी कुत्ते ने काट खाया है। इस दुष्कर्मी का कुकर्म मेरी बेटी के आत्मविश्वास की मजबूत चट्टान को भरभरा कर गिरा नहीं सकता। विनी फिर रोने लगी, सिसकते हुए बोली, मेरे सारे वजूद पर कालिक सी पोतती गई है, कैसे जीऊंगी? रजत उसके पास ही जमीन पर बैठते हुए बोला, विनी, ताजमहल की सुंदरता ऐसे दुष्कर्मियों की खींची कोयले की लकीरों से खराब नहीं होती। इस लकीर पर पानी डालते हुए सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ना है तुम्हें। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन यहाँ नहीं रुकेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और फिर शेखर की तरफ देखता हुआ बोला, और आपको तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। बात इस हद तक पहुंच जाएगी, इसकी तो शेखर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने अधीन पीएचडी करने वाली अन्य छात्राओं का भी वे शारीरिक शोषण करते आए थे। किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं की थी। उन्हें किसी का डर भी नहीं था। इस तरह के किसी भी आदमी को समाज, परिवार या कानून का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास इज्जत पद का ऐसा लबादा होता है जिससे नीचे की गंदगी कोई चाहकर भी नहीं देख सकता। वे कमजोर सी आम परिवार की छात्राओं को अपना शिकार बनाया करते थे। विनी के बारे में भी यही सोचा था कि माँ बेटी रो धोकर इज्जत के डर से चुप ही रह जाएंगी, पर उनकी पत्नी और पुत्र ने स्थिति बदल दी थी। अब जो हो रहा था वे हैरान थे, अकल्पनीय था। पत्नी और पुत्र के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया था। राधा उठकर खड़ी हो गई थी। रजत, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ माँ, मैं भी नहीं रह सकता, शेखर ने उपहास पूर्वक पूछा। कहाँ जाओगे दोनों? बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, कोई और ठिकाना है? अपमान की पीड़ा से राधा तड़प उठी। तुम्हारे जैसे बलात्कारी पुरुष के साथ रहकर सुविधाओं वाला जीवन नहीं चाहिए मुझे। माँ बेटा कहीं भी रह लेंगे, तुमसे संबंध नहीं रखेंगे, तुम्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी। आज अपने बेटे के साथ मिलकर एक निर्दोष लड़की को एक साहस, एक सुरक्षा का एहसास सौंपना है। धरोहर के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही सौंपना होगा। राधा आगे बोली, चलो रजत, मैं ये टूटन, यह शोषण स्वीकार नहीं करूंगी। अपने घर के अंदर अगर इस घिनौनी करतूत का विरोध नहीं किया तो बाहर भी औरत कैसे लड़ पाएगी? और हमेशा रिश्तों की आड़ में शोषित ही होती रहेगी। परिवार की इज्जत, रिश्तेदारी और समाज के ख्याल से मैं चुप नहीं रहूंगी। सुगंधा भी विनी को संभालते हुए उसका हाथ पकड़कर जाने के लिए खड़ी हो गई। अचानक कुछ सोचकर बोली, राधा, चाहो तो आज से तुम दोनों हमारे घर में रह सकते हो। रजत उनके पैरों में झुक गया। हाँ आंटी, मैं भी आ रहा हूँ आपके घर। चलो माँ, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और विनी, तुम एक दिन भी इस कुकर्मी के कुकर्म को याद कर दुखी नहीं होगी। तुम्हें बहुत काम है, नया गाइड ढूंढना है, पीएचडी करनी है, इस आदमी की रिपोर्ट करनी है, इसे कोर्ट में घसीटना है, सजा दिलवानी है। बहुत काम है विनी, चलो। चारों उनके ऊपर नफरत भरी नजर डालकर निकल गए। अभी आप सुन रहे थे कहानी कोयले की लकीर।